हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम रोजगार विद अंकित सर का जो वीकली मॉक टेस्ट आता है उसे सॉल्व करते हैं। कल हमने जो है जीडी और दिल्ली पुलिस को सॉल्व किया था, इसीलिए देखिए कल जो टाइम नहीं मिल पाया था, उसे एडिट करना अपलोड करने में बहुत टाइम चला गया था, तो यूपी पुलिस को हम सॉल्व नहीं कर पाए थे। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैथ के सवालों को देखेंगे, जिसमें लगभग 20 सवाल होते हैं, वो सारे 20 सवालों को देखेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। साथ में देखिए समझते हुए बनाएंगे और मतलब समझाने की भी कोशिश करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में ही आएगा। कल जीडी वाले वीडियो बनाए थे, उस पर आपका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा और उम्मीद है इस पर भी रहेगा। तो चलिए, इसमें हम जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का 24 सितंबर को मतलब मॉक आया था, वीकली मॉक आता है, तो इसे भी आप जरूर दें। इसे बहुत सारे लोग दे भी रहे हैं। अगर इसमें कोई भी मैथ के सवाल में आपको दिक्कत आता है तो उसे हम सॉल्व करा देते हैं। इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, कल जो हमने दिल्ली पुलिस और जीडी को सॉल्व कर दिया था, आज हम इसके यूपी पुलिस को भी सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट संडे से कोशिश रहेगा कि हम एक ही दिन में तीनों सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कल जो है टाइम नहीं मिल पाया था, बहुत एडिट उडिट करने में थोड़ा टाइम चला गया था और अपलोड करने में भी टाइम जाता है क्योंकि हमारे तरफ बारिश हो रहा है और नेटवर्क उतना स्पीड आ नहीं रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए, 120 मिनट का टाइम रहता है, 150 क्वेश्चन रहते हैं, लगभग 20 सवाल मैथ के रहते हैं, वो सारे 20 सवालों को देखेंगे। ठीक है, चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट टेस्ट। अब सेक्शन चुन लेते हैं मैथ का, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। अब ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि ए बी से 3 गुना तेज है और इसलिए बी से 32 दिन कम समय में एक काम को पूरा करने में सक्षम है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। देखिए, एक ए है और एक बी है, उनका एफिशिएंसी का रेशियो दिया है कितना, बी से जो है 3 गुना तेज है, यानी कि एक के एफिशिएंसी काम कर रहा है तो बी ए जो है 3 के एफिशिएंसी काम करेगा, इससे 3 गुना है। तो एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होता है, यानी कि डे का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 1 से 3 हो जाएगा। अगर ये 1 दिन लेता है तो ये 3 दिन समय लेता है। तो कह रहा है ना कि ए और बी एक साथ काम करते हैं, इसलिए 20 से 32 दिन कम समय लेता है। यहाँ देखिए कितना कम समय लेता है, 3 से 1 कितना कम है, 2 कम है, और 2 का वैल्यू दिया है 32 दिन, तो यहाँ से 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 दिन। अगर हम टोटल वर्क निकालें तो टोटल वर्क किसी में रख देने पर आ जाएगा। मान लीजिए ए का एफिशिएंसी है, मतलब एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर टोटल वर्क हो जाएगा। यानी कि देखिए 3 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है और कितना, 1 का वैल्यू कितना है, 16 दिन में काम को कंप्लीट करें, यानी कि टोटल कार्य आ गया हमारे पास 48 कार्य। अब बोले कि वे इस काम को ए और बी एक साथ मिलकर कितना दिन में करेंगे, तब काम है हमारा 48 और ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 और 1 4, यानी कि ए और बी मिलकर 4 के एफिशिएंसी से 48 काम को कितना दिन में कर देंगे, तो 12 दिन में कार्य को कंप्लीट कर देंगे। 12 दिन कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न स्कूलों में कुछ छात्र केवल लड़की एवं लड़कियां ओलंपियाड परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में फेल हो गए। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी, तो कुल 90 छात्र फेल हुए। परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या क्या थी। देखिए, मान लीजिए लड़कियों को मानते हैं जी और लड़कों को मानते हैं बी। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है, मतलब बॉय और गर्ल, क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में फेल हुई, यानी कि अगर बी का देखा जाए तो 20% फेल हुए। और ठीक है, अब प्लस में दोनों टोटल जो 90 छात्र फेल हुए हैं, और प्लस गर्ल का जो है कितना परसेंट, 15% फेल हुए, और टोटल मिलाकर कितना फेल हो गए संख्या में, तो 90। अब हमसे पूछ रहा है कि जो लड़कों का संख्या है, मतलब जो उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। यानी कि अब देखिए 20% जब फेल हो गए तो कितना पास हुआ होगा, 80% पास हुआ होगा। ठीक है, और दोनों का अंतर हमें 70 दिया। गर्ल में 15% जब फेल हुई है तो 85% पास हुई होगी, तो दोनों का अंतर कितना है, 70। समीकरण हमारा 2 मिल गया। ठीक है, एक समीकरण 1 ये हो गया और एक समीकरण 2 ये हो गया। ठीक है, यहाँ से पहले हम गर्ल का रेशियो निकाल लेते हैं। तो गर्ल का रेशियो निकालने के लिए अगर ऊपर में 20% है, नीचे में 80% है, ऊपर में 4 से गुना कर देंगे तो हमारा 80% बराबर हो जाएगा। तो हमारा जो है माइनस प्लस और माइनस ये कट जाएगा। ठीक है, 80% कट गया। अब देखिए 15 चौके 60 और 85, यानी कि गर्ल का जो है 85 या 60 कितना होता है, 80 60 140 या 5 145% बराबर किसके हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 90 चौके 360, 360 में से 70 घटाएंगे तो 360 में से 70 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 290। यानी कि गर्ल का 145% 290 के बराबर है, तो गर्ल का जो है 1% किसके बराबर हो जाएगा, तो 1% कहिएगा 2 के बराबर हो जाएगा। तो हमें 100%, क्योंकि अपने आप में दोनों 100% है, तो 100% अगर निकाले, यानी कि गर्ल की टोटल संख्या हमारा निकल जाएगा
जाएगा 100% बराबर क्या हो जाएगा 200, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ 1% बराबर जब 2 दिया है तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 200, यानी कि टोटल लड़की की संख्या आ गई हमारे पास 200। अगर हम 200 का वैल्यू इसमें कोई एक समीकरण में रख दे तो हमारा बॉय का भी वैल्यू आ जाएगा, हमें क्योंकि टोटल छात्र पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए मान लीजिए गर्ल का वैल्यू आ गया 200। अब ऊपर वाले में देखा जाए तो देखिए बॉय का जो है 20% अब प्लस गर्ल कितना है 200 आया है हमारा, 200 का 15% बराबर किसके है, तो बराबर कहिएगा कि 90 के बराबर है, ठीक है। 90 के बराबर है। बॉय का 20%, 200 के 15% बराबर 90, यानी कि 200 का 15% कितना हो जाएगा 30। यानी कि अगर कहा जाए तो बी का देखिए बी का 20% बराबर किसके हो जाएगा, तो 90 माइनस अगर 200 का 15% निकालेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। यानी कि बी का जो है 20%, यानी कि बॉय का 20% 60 के बराबर हो जाएगा। 60 के बराबर जब 20% 60 के बराबर तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 1% कहिएगा तो 3 के बराबर। और बॉय भी अपने आप में 100% है, तो 100% बॉय कितना हो जाएगा, 100% बॉय कहिएगा तो 300 हो जाएगा। अब हमसे देखिए ये बॉय आ गया और ये गर्ल आ गया, तो टोटल हमसे संख्या पूछा है, तो 300 और 200 कितना होता है, 300 और 200 500, यानी कि टोटल संख्या हमारा क्या आ जाएगा 500। 500 कौन सा ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद है आप समझे होंगे, इसमें कुछ था नहीं, बहुत इजी प्रश्न, मतलब इजी भी नहीं कहिएगा, आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इतना टाइम भी मिल जाता है ना यूपी पुलिस में कि आप आराम से सारे क्वेश्चन को बना लीजिएगा, इसमें बहुत टाइम मिलता है। अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 3 वर्षों में 7800 और 5 वर्षों में 11,232 हो जाती है, तो दर यानी कि रेट हमें बताना है। देखिए जब भी रेट का बात करता है सीआई में, अगर सीआई में रेट की बात करें तो दोनों का अंतर कितना है, 5 साल में से अगर हम 3 साल को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 साल। 2 साल पर जब हम रेट निकालने आते हैं तो हमें रूट निकालना होता है, और 3 साल पर जब रेट निकालेंगे तो क्यूब रूट निकालना, मतलब वैसे ही अगर यहाँ 2 साल का अंतर है तो हमें देखिए पहले 11,232 हो रहा है, ठीक है, और वहीं 7800 रुपया हो रहा है, ये 3 साल में हो रहा है, ये 5 साल में हो रहा है, और दोनों के बीच का अंतर कितना है, दोनों के बीच का अंतर कहिएगा तो 2 वर्ष है। तो 2 वर्ष है तो हम रूट निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसके जब 7800 पर भी कुछ ब्याज लगकर, देखिए ब्याज पर सीआई में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो 7800 से ही बढ़कर 11,232 हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से अगर कटाया जाए तो पहले हम किससे कटाए, 13 से कटाए, क्योंकि ये कट जाएगा। 13 से अगर कटाएंगे तो 13 8 कितना होता है 104, 8 और 3 तिरछक 78, 5 और 2 तिरछू के 52, और 13 से इसको कटाएंगे तो 600। अब देखिए 6 से अगर इसको कटाएंगे तो 6 एकम 6, 2 6, 6 चौके 24, 2 4 6 चौके 24, 6 से इसको कटेंगे तो 100। अब देखिए हमें यहाँ पता है 144 किसका वर्गमूल होता है, इसका किसका वर्ग होता है तो 12 का, और 100 किसका होता है तो 10 का। यानी कि देखिए अब ये जो अंतर आ गया हमारा 1 साल का अंतर आ गया, और 1 साल पर सीआई और एसआई दोनों बराबर होता है, यानी कि ये जो 1 साल का अंतर यानी कि 10 रुपया जो है 12 रुपया हो गया है। तो कितना रुपया का ब्याज बढ़ा है, 2 रुपये का ब्याज। ब्याज किस पर पड़ता है, मूलधन पर, मूलधन पर बढ़ा है, यानी कि 2/10 इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ 0 से 0 कट गया, 10 दूनी 20%, 20% का जो हो जाएगा हमारा रेट हो जाएगा। जब यहाँ से हम रूट निकाल दिए तो ये दोनों के अंतर जो आ गया, मतलब 10 रुपये जो है 12 रुपये हो गया, 1 वर्ष का अंतर, यानी कि 1 साल का बीच गैप आ गया। तो 1 साल का जब गैप आ गया तो यहाँ से हम 2 रुपये बढ़ा है किस पर 10 पर, और गुना 100 बराबर 20%। उम्मीद है आप समझे होंगे, ठीक है, 20% यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि नीचे दी गई तालिका 4 विभिन्न वस्तुओं के क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य को दर्शाती है। सभी वस्तुओं के औसत मूल्य, मतलब सभी वस्तुओं के विक्रयमूल्य तथा औसत क्रयमूल्य के अंतर, पहले औसत निकालना है। तो यहाँ से अगर हम सीपी निकालें तो सीपी कितना हो जाएगा, जोड़िए 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। 9 और 5 14, 14 7 21, 21 और 5 26, 26 हाथ में लगा 2, 8 6 2 8 और 3 11, 4 15 और 5 20, यानी कि 20 60 हो जाएगा। औसत निकालेंगे तो इसमें 4 से हम भाग देंगे क्योंकि 4 लोग हैं, ठीक है, 4 मतलब औसत 4 है। और एसपी निकालें तो एसपी कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। 5 5 10, 5 15 और 5 20, ठीक है, हाथ में लगा 2, 7 और 2 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 2500 और बटे में 4। अब हमसे पूछ रहा है कि एसपी और सीपी में अंतर। तो देखिए यहाँ से अगर हम सीपी निकाले तो सीपी कितना हो जाएगा, 4 5 20, 15 चौके 60, 515 हो जाएगा। और इसको कटाए तो कितना हो जाएगा, 4 से इसको कटाए 6 चौके 24, 1 0, 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी कि 625 आ गया एसपी और 515 आ गया सीपी। तो एसपी में से सीपी को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर हो जाएगा। तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, यानी कि 110 जो हो जाएगा। दोनों के औसत विक्रयमूल्य और औसत क्रयमूल्य के बीच अंतर हो जाएगा। 110 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन इजी था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है कि
पाइप पी और क्यू किसी टंकी को क्रमशः 18 मिनट और 27 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है, जबकि पाइप आर भरी हुई टंकी को 54 मिनट में खाली कर सकता है। पी और क्यू एक साथ 6 मिनट के लिए चालू किया गया और फिर उन्हें बंद करके आर को चालू किया गया। आर ने अकेले टंकी को कितने समय में खाली किया? देखिए, एक पी है, एक क्यू है और एक आर है, ठीक है। आर खाली कर रहा है। पहले देखिए, पी जो है 18 मिनट में भर सकता है, क्यू जो है 27 मिनट में भर सकता है और आर भरी हुई टंकी को 54 मिनट में खाली कर सकता है। अगर हम तीनों का एलसीएम देखें तो 18 × 3 = 54, 27 दूनी 54 और 54 एकम 54, यानी कि 18 से 3 का एफिशिएंसी हो जाएगा, क्यू 27 दूनी 54 हो जाएगा और 54 एकम 54, यानी कि ये खाली कर रहे थे, यहाँ माइनस का साइन हो गया, ठीक है। अब बोल रहे पी और क्यू को एक साथ 6 मिनट के लिए खोला जाता है, यानी कि 3 और 2 5 के एफिशिएंसी से अगर 6 मिनट तक खोले तो कितना भर जाएगा? 30 भर जाएगा, 5 × 6 = 30। अब हमसे बोल रहा है कि फिर उन्हें बंद कर दिया जाता है और आर को चालू कर दिया जाता है। आर ने अकेले टंकी को कितने समय में खाली किया? आर का देखिए एफिशिएंसी कितना है? -1, और -1 है, यानी कि माइनस का साइन क्या दर्शाता है कि ये टंकी को खाली कर रहा है। तो देखिए ये 30 तो भर गया है, पी और क्यू जब 6 मिनट के लिए चले तो 30 तो भर गया, और 30 को जब अकेले आर खाली करेगा तो एक के एफिशिएंसी से खाली करेगा तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा? 30 मिनट। 30 मिनट का जो टाइम लग जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करें? क्वेश्चन है कि एक स्कूल में छात्रों की संख्या में से 5/12 लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं, ठीक है, जिनमें से 4/7 लड़कों की संख्या 14 वर्ष से कम है और 2/5 संख्या में लड़कियां 14 वर्ष या 14 वर्ष से अधिक है। यदि 14 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 1120 है तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या क्या है? देखिए समझिए, अगर समझिए, मान लीजिए 5/12 है ना, 5/12 लड़कियां हैं, यानी कि टोटल हम संख्या को मान लेते हैं, टोटल संख्या को हम 12 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 12 में जो है एक बॉय है और एक गर्ल है। अगर देखिए 5/12 इसका गर्ल है, तो यानी कि 5 गर्ल है तो कितना बॉय होगा? 7 बॉय होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि जिनमें से 4/7 लड़कों की संख्या जो है 14 वर्ष से कम है। अब यहाँ भी 2 कैटेगरी बढ़ गया है, देखिए यहाँ भी 2 कैटेगरी बढ़ गया। एक जो है 14 वर्ष से कम है, ठीक है, 14 वर्ष से कम है, और एक जो है 14 वर्ष से अधिक है, 14 वर्ष से उससे अधिक है। अब इसमें से बोल रहा है कि 4/7 जो लड़कों की संख्या है 14 वर्ष से कम है, यानी कि इसका 4/7 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, और 14 वर्ष से अधिक कितना हो? 7 में जो है 4 जो लड़का है वो 14 वर्ष से कम है, तो 3 जो लड़का होगा 14 वर्ष से अधिक होगा, ठीक है। और लड़की में भी बट गया है। लड़की में क्या बटा है कि जो लड़कियां में से 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम है वो 2/5 है, ठीक है। यानी कि यहाँ भी अगर देखा जाए तो देखिए 14 वर्ष या 14 वर्ष से अधिक, यहाँ देखिए यहाँ दिया है -14 और यहाँ भी एक +14 दिया। यहाँ 2/5 जो दिया है वो 14 वर्ष से अधिक है, यानी कि इसका 2/5 जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो कितना कम हो जाएगी? 3 हो जाएगी, यानी कि ये कम हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 1120 है। छात्र में क्या है? लड़का और लड़की दोनों आ जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ 14 वर्ष से कम कितना है? 4, और यहाँ 14 वर्ष से कम कितना है? 7, 3, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 7, और इसी 7 का वैल्यू दिया है कितना? 1120। तो हमसे पूछ रहा है कि स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी थी? छात्रों की संख्या हम कितना माने थे? 12, यानी कि 12 का वैल्यू हमें बताना है। तो देखिए जब 7 का वैल्यू 1120 है तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1120 बटे में 7 × 12, ठीक है। 16 7 112, ठीक है, 160। अब 12 छक, देखिए 12 छक 72, ठीक है। 12 × 12 और 7 19, 1920 जो हो जाएगा छात्रों की कुल संख्या हो जाएगी। 1920 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आप समझे होंगे, क्वेश्चन ईजी ही था, केवल समझने लगता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 5 के पावर 71 प्लस 5 के पावर 72 प्लस 5 के पावर 73 प्लस 5 के पावर 74 प्लस 5 के पावर 75 किससे विभाज्य है? देखिए जब इस प्रकार का क्वेश्चन है ना तो सब में कॉमन क्या है? 5 के पावर 71। अगर इसे हम कॉमन लेते हैं तो पहले वाले में क्या बचेगा? 1 बचेगा, दूसरे वाले में क्या बचेगा? 5 बचेगा, ठीक है। तीसरे वाले में क्या बचेगा? 5 के पावर 2 यानी कि 25 बचेगा। चौथे वाले में क्या बचेगा? तो 5 के पावर 3 यानी कि 125 बचेगा, ठीक है। और पांचवें वाले में क्या बचेगा? तो 5 के पावर 4 यानी कि 625 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 5 के पावर 71 इंटू क्या लिखेंगे? 5 1 6, 6 5 11, 11 5 16, 16 5 21, ठीक है। हाथ में लगा 2, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8, ठीक है। और यहाँ देखिए 6 और 1 7 और 7 बस 7 से 781। अब इसे देखना है कि ये किससे विभाज्य है, क्योंकि 5 के पावर 71 तो सब में कॉमन था, तो 781 को देखेंगे किससे विभाज्य। तो ऑप्शन ए जो है 71 दिया है। जब हम इसे 71 से डिवाइड करेंगे तो 781 कट जाएगा, 71 एकम 71, ठीक है। हाथ में लगा 7 और 1, 71 एकम 71, यानी कि 11 मिनट में जो है 781 कट जाएगा, यानी कि टोटल संख्या भी जो है 71 से कट जाएगी, तो 71 ही जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 71 कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए। अब हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बोर्ड मास से है।
क्वेश्चन दिया है, पहले ऊपर वाले देखिए, इसमें पार्ट में पहले आप बोडमास में पूरा टाइम दे दीजिए, एक बार ही टाइम दीजिए, क्योंकि अगर एक बार आपसे गलती होता है तो फिर दोबारा आपको फिर शुरुआत से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले देखिए ऊपर वाले पार्ट में क्या करा है कि 135 डिवाइड है, पहले ऑफ का क्रिया होगा तो ऑफ का क्रिया कर देते हैं तो 5/3 लिख देंगे, ठीक है। फिर माइनस का क्या लिखेंगे, 3 दूनी 6 और 2 8/3, और भागा को गुना में चेंज करेंगे तो ऊपर में 3 चल जाएगा और नीचे में 3 एकम 3 और 1 4, अब प्लस में क्या हो जाएगा 6, ठीक है। और अब देखिए इसे हम पहले सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे 135 गुना 3 और बटे में 5, ठीक है। अब माइनस में यहाँ देखिए 3 से 3 कट गया, 4 से इसको कटाए तो 2 -2 और प्लस 6 हो गया। 5 से इसको कटाते हैं तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 5 5 7 35, यानी कि 27 3 कितना हो जाएगा 21, 21 और 6 में से 2 गया कितना बचा 4 प्लस का 4, यानी कि 21 4 कितना हो गया 50, 81 और 4 कितना हो गया 85, 85 जो हो गया हमारा ऊपर वाला पार्ट आ गया। अब हम नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं तो नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225 में अगर हम 9 भागा 3 है तो इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 के 9, यानी कि 225 + 3 हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को अब सॉल्व कर रहे हैं। अब माइनस 10 - 5 × 2/5 है तो 10 और माइनस 5 × 2/5 में 5 से 5 कट गया तो क्या बचेगा 2, यानी कि नीचे वाले पार्ट में अगर देखा जाए तो ये हमारा ऊपर वाला पार्ट आ गया और ये हमारा जो हो जाएगा नीचे वाला पार्ट हो जाएगा। तो 225 और 3 कितना होता है 228, 228 में अगर 10 में से 2 घटा है तो कितना हो गया 8। अगर हम पूरा आप देखें तो ऊपर में हमारा आया था 85, ठीक है, और नीचे में आया कितना 228 में से 8 गया 220, ठीक है। अब इसे 5 से कटाइए, 5 से कटाएंगे तो 17 और इसको 5 से कटाएंगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, यानी कि आंसर जो हो जाएगा हमारा 17/44 हो जाएगा। देखिए बोडमास में आप एक बार टाइम लीजिए और इसे सही करने का प्रयास कीजिए। 17/44 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 15 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि कितनी है। देखिए ये सीधे फॉर्मूला होता है, अगर त्रिभुज के हम क्षेत्रफल निकाले तो क्षेत्रफल में परिधि से जुड़ा एक फॉर्मूला होता है। तो परिधि से जुड़ा क्या होता है फॉर्मूला, तो देखिए होता है कि देखिए अर्ध परिमाप, यानी कि जो हमारा अर्ध परिमाप को हम एस से डिनोट करते हैं, एस इंटू अगर हम वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का जो अंतः त्रिज्या है इससे गुना करते हैं तो हमारा जो है वृत्त का क्या आ जाता है, वृत्त का त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है। यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला होता है कि अर्ध परिमाप गुने वृत्त का जो अंतः वृत्त का है त्रिज्या आ जाएगा। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा दिया है 15, ठीक है, और यहाँ से अर्ध परिमाप अगर हम निकाले तो क्या हो जाएगा एस, और हमें आर का वैल्यू दिया है, अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना दिया है 3, यानी कि एस का यहाँ से वैल्यू आ गया 5, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है देखिए एस को हम डिनोट करते हैं किससे, अर्ध परिमाप से, और हमसे पूरा परिधि यानी कि पूरा परिमाप पूछा है। तो जब अर्ध परिमाप 5 है तो पूरा परिमाप यानी कि परिधि इसका क्या हो जाएगा 2s, 2s का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 × 5 बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप जो हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन दिया है कि 3 कंटेनर P, Q और R की क्षमता 5:4:8 के अनुपात में है, ठीक है। P है, Q है और R है, इनका क्षमता का अनुपात दिया है 5:4:8, ठीक है। तब हमसे पूछ रहा है कि वे क्रमशः 1:4, 2:3 और 3:5 के अनुपात में दूध और पानी के मिश्रण से पूरी तरह से भरे हुए हैं। यदि तीनों कंटेनरों के मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाता है तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन शायद कल जीडी में था कि दिल्ली पुलिस में था, इसी प्रकार का क्वेश्चन था। देखिए समझते हैं, देखिए पहले P को हम डिवाइड कर लेते हैं, फिर Q को भी डिवाइड कर लेते हैं और R को भी। अगर यहाँ देखिए ये 5 है और ये 4 है और ये 8 है। अब इसमें तीनों में मिल्क और वाटर का रेशियो अलग अलग है, यानी कि यहाँ भी मिल्क और वाटर है, यहाँ भी मिल्क और वाटर है और यहाँ भी मिल्क और वाटर है, ठीक है। अब इसमें जो रेशियो दिया है 1:4 के रेशियो में दिया है, मतलब मिल्क और वाटर का, और टोटल क्वांटिटी हमारा कितना है 5 है। यानी कि अगर देखा जाए तो पूरा हिस्सा 4 और 1 5, 5 का वैल्यू 5 के बराबर दिया है, तो यहाँ 1 का वैल्यू 1 और 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, यानी कि मिल्क हो जाएगा 1 लीटर और वाटर हो जाएगा 4 लीटर, ठीक है। यहाँ भी देखिए जैसे यहाँ जो दिया है 5:4:8 और यहाँ जो रेशियो दिया है 2:3 के रेशियो में दिया है, 2:3। यहाँ से 3 और 2 5 का वैल्यू 4 है। अगर देखिए इसे आसान बनाने के लिए हम इसे 5 को जो है 50 भी लिख सकते हैं और यहाँ 40 भी लिख सकते हैं और यहाँ 80 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 से 40 कट जाएगा। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 और 40, 10 लीटर दूध है तो 40 लीटर क्या है वाटर है। और यहाँ देखिए 3 और 2 5, 5 का वैल्यू जब 80 दिया है तो यहाँ जब 5 का वैल्यू 80 दिया है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब 5 का वैल्यू 40 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। यहाँ 1 का वैल्यू जब 8 है तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 और वाटर का वैल्यू 16, यहाँ क्या हो जाएगा 16 ×
देखिए जब 2 का वैल्यू हो गया 16 तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 तरीके 24, यानी कि वाटर आ गया 24। ठीक है, अब उसी प्रकार इसमें जो रेशियो दिया है 3:5 के रेशियो दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 और 3 8, 8 का वैल्यू 80 के बराबर है। 8 का वैल्यू जब 80 के बराबर है तो 1 का वैल्यू कितना 10 के बराबर हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ से अगर मिल के देखें तो 10 3 30 और वाटर देखें तो 10 5 50 हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहे हैं कि टोटल जो है मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, यानी कि अगर टोटल हम मिल्क और वाटर का रेशियो देखें तो यहाँ से मिल्क देखिए यहाँ 10 लीटर है, 10 और 16 कितना होता है 26, और 26 और 30 कितना होता है 26 और 30, यानी कि ये मिल्क है, ये मिल्क है और ये मिल्क है। 26 और 30 कितना होता है 56, 56 रेशियो अगर देखा जाए तो वाटर अब देखिए 40, 40 और 24 64, 64 और 50, 64 और 50 कितना होगा 60 50 110 4 100, देखिए 40 यहाँ है 24 यहाँ है तो 50 40 90 और 90 20 110 4 114, 114 हो गया। अब अगर इस हम 2 से कटाते हैं तो 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 28 दूनी 56 और 2 से इसको कटाएंगे तो 57 दूनी 114। ठीक है, अब देखिए किससे कटेगा तो 28 अनुपात 57 है। अब ये किसी से कटेगा तो किसी से नहीं कटेगा। देखिए ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन नंबर डी में जो है 28 अनुपात 57 हो जाएगा, यानी कि आंसर जो हमें टोटल में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा तो 28:57। उम्मीद करते हैं आप इसे समझे होंगे। अगर फिर भी दिक्कत आ रहा है तो आप इसे कमेंट कीजिएगा, हम दोबारा इसे बता देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ए ने कुल 900 रुपये में एक बैग और एक बोतल खरीदी। उसने बोतल को 12% के लाभ पर और बैग को 20% के लाभ पर बेचा। यदि उसने कुल 160 रुपये 80 पैसा का लाभ अर्जित किया तो बोतल का क्रय मूल्य क्या है। देखिए इसे शॉर्ट में बनाने का हम पहले प्रयास करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि ए ने कुल 900 रुपये में एक बैग खरीदा है। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि बोतल का क्रय मूल्य पूछा है। जब बोतल का क्रय मूल्य पूछा है ना तो हम टोटल को पहले बैग पर दे देते हैं, यानी कि बैग पर अगर हम देते 900 रुपये को अगर हम बैग पर देते तो बैग पर कितना % का लाभ कमा रहा है तो 12% के लाभ कमा रहा है। ठीक से बोतल को 12% के लाभ पर और बैग को 20% के लाभ पर, यानी कि बैग को जो है 20% के लाभ पर कमा रहा है। यानी कि टोटल को अगर हम बैग के लाभ पर बेच देते यानी कि 20% के लाभ पर बेचते तो कितना लाभ आता है हमारे पास, तो लाभ आता है 20 9 या 180 रुपया, 180 रुपये का लाभ आता ना। लेकिन हमें लाभ एक्चुअल में प्राप्त कितना हो रहा है तो 160 रुपया 80 पैसा, 160 रुपया 80 पैसा प्राप्त हो रहा है, यानी कितना कम जो है लाभ प्राप्त हो रहा है। तो देखिए यहाँ 100 में से 80 गया तो 20, यहाँ क्या बचा 9, ठीक है, और यहाँ क्या बचा 7 में से 6 गया 1, यानी कि 19 रुपया 20 पैसा का जो है लाभ कम प्राप्त हो रहा है अगर टोटल को हम 20% पर दे रहे हैं। ये कम क्यों प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हम टोटल को 20% पर मान लिए हैं, जबकि जब हम बोतल को बेच रहे हैं तो हमें 12% का ही लाभ प्राप्त हो रहा है। यानी कि बोतल को अगर हम मानते हैं, मान लीजिए बोतल का वैल्यू बी, बोतल का मान लीजिए बी हम मान लेते हैं, तो अगर इस बोतल को हम जोड़ना था हमें 12% के लाभ पर, लेकिन जोड़ दिए हैं उसको भी 20% के लाभ पर, कितना % एक्स्ट्रा ले लिए हैं तो कहिएगा 8% एक्स्ट्रा ले लिए हैं। ठीक है, यानी कि 8% जो है हमें एक्स्ट्रा ले लिए हैं, तो हमें कितना अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है तो 19 रुपया 20 पैसा का जो है कम लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसे भी 8% के वैल्यू, यानी कि बी का जो है 8% 19 रुपया 20 पैसा के बराबर है। ठीक है, अगर इस 2 जीरो को इधर गुना करेंगे तो ये पॉइंट हमारा हट जाएगा। ठीक है, अब बी का देखिए, अब 20 से हम 8 को कटाएं, 8 से 1920 को कटाइए तो 8 दूनी का 16, 3 और 2 8 2 के 32 और 0, यानी कि 240 रुपया जो हो जाएगा हमारा बोतल का क्रय मूल्य हो जाएगा। 240 कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं आप इसे समझेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 11 बन गया है। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन दिया है कि कोई व्यक्ति जो है 2 वर्षों के लिए 500 रुपये, 5 वर्षों के लिए 600 रुपये तथा 6 वर्षों के लिए 1000 रुपये सभी को साधारण ब्याज की समान दर पर जमा करती है। ठीक, यदि वह कुल ब्याज 1000 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त करता है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है। हमसे रेट पूछ रहा है। देखिए 500 रुपया जो है 500 रुपया वो लगाया है, 2 वर्ष के लिए लगाया है और सभी पर जो है रेट समान है, समान दर पर जमा होता है, यानी कि रेट को हम आर मान लेते हैं। यहाँ अगर रेट ऐसा ही हो जाएगा कितना 100, क्योंकि टोटल ब्याज हमें दिया है 1000 रुपये। अब इसी रुपया अब रुपया को बढ़ा रहा है कितना 600 रुपया कर रहा है और टाइम भी बढ़ा दिया 5, लेकिन रेट वहीं रख रहा है, तो ब्याज निकालेंगे तो 100 से भाग देंगे। फिर आगे में कह रहा है कि 1000 रुपया अब जमा कर रहा है, 6 वर्षों के लिए जमा कर रहा है और रेट है आर, तो रेट निकालेंगे मतलब ऐसा ही ब्याज निकालेंगे तो कितना 100 से भाग देंगे। टोटल हमें ब्याज प्राप्त मतलब इस पर भी ब्याज कुछ आएगा, इस पर भी ब्याज कुछ आएगा और इस पर भी ब्याज कुछ आएगा, लेकिन टोटल ब्याज हमें दिया है कितना 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 2 जीरो से ये भी 2 जीरो गया और ये भी 2 जीरो गया। अब यहाँ देखिए 5 दूनी 10 आर, ठीक है, और यहाँ क्या बचा 6 5 30 आर और यहाँ क्या बचा 10 6 60 आर, बराबर किसके हो गया तो 1000 के। ठीक है, 1000 के, यानी कि टोटल 60 30 90 और 10 100 आर बराबर आ गया 1000 के। तो यहाँ से आर का वैल्यू कितना आ गया 10%। हमसे क्या पूछ रहा है कि रेट ही पूछ रहा है, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 10%, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हम क्या कर रहा है कि तीन संख्याएं इस प्रकार है कि यदि इनमें से किसी भी दो संख्या के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो प्राप्त होने वाली संख्या मतलब प्राप्त होने वाले योगफल क्रमशः 168, 174 और 180 होते हैं। तो इन तीनों संख्याओं को मतलब तीन प्रारंभिक संख्याओं का औसत हमसे पूछा। देखिए मान लीजिए तीन संख्या को मान लेते हैं क्या, एक्स, वाई और जेड, ठीक है, एक्स और वाई और जेड मान लेते हैं। अब देखिए मान लीजिए पहला जब हम पहली दो संख्या को जोड़ रहे हैं और देखिए पहले जो दो संख्या का औसत है, किसी भी दो संख्या के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है। मान लीजिए दो संख्या एक्स और वाई का औसत कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बटे में 2, और तीसरी संख्या क्या बचा हमारा जेड। इसे जब जोड़े तो हमारे प्राप्त क्या हो रहा है, 168 के बराबर प्राप्त हो रहा है, ठीक। अगर यहाँ से हम देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए इसको क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस 2z बराबर ये दो जो है उधर गुना हो जाएगा। तो 168 दूनी कितना, 2 8 16, 16 दूनी 32 और 1 33, 336 के बराबर हो जाएगा। अब आगे देखिए मान लीजिए इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए आगे का क्वेश्चन क्या करें, आगे क्वेश्चन अब इन दो संख्याओं को जोड़ते हैं, यानी कि y और z को जोड़ेंगे, औसत निकालेंगे 2 से भाग, तो अगली संख्या यानी कि x को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है, तो 174 प्राप्त हो रहा है, ठीक है, 174 प्राप्त हो रहा है। तो क्या हो जाएगा समीकरण 2, और यहाँ से अब जब निकालेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, y प्लस जेड प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा, 174 दूनी 2 चौके 8 और 17 दूनी 34, ठीक है, 348 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है, इसे हटाइए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में एक और समीकरण बनेगा कि जब हम इस y और z जोड़िए, अब जब x और z को जोड़ेंगे यानी कि x प्लस जेड बटे में 2, ठीक है, अब प्लस x प्लस जेड बटे में 2 और प्लस y बराबर किसके हो जाएगा, तो 180 के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ से देखें तो x प्लस जेड प्लस 2y बराबर 180 दूनी 360, यह हो गया समीकरण 3। अब देखिए समझिए, अब तीनों को पहले हम जोड़ते हैं, तीनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए एक x है, यहाँ भी, यहाँ 2x है और यहाँ 3x, 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी कि यहाँ जो प्राप्त होगा हमारा, देखिए यहाँ जो प्राप्त होगा 4 ठो x प्राप्त होगा, 4 ठो y प्राप्त होगा और 4 ठो z प्राप्त होगा। जब सबको हम जोड़ेंगे तो ये बराबर किसके हो जाएगा, तो तीनों को जोड़ देते हैं, यानी कि 6 8 14 हो जाएगा, 6 8 14। देखिए एक 348 है, देखिए 348 है, 360 है और 336 है, यानी कि 8 और 6 14, ठीक है, और यहाँ देखिए 8 और 6 14, यहाँ बचा 1, यानी कि 7 7 4 11, 11 और 3 14, 11 और 3 14। अब यहाँ क्या बचा 1, यानी 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 7 और 3 10, यानी कि 1044 के बराबर बचा। यानी कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड निकालेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से इसमें भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 2 4, 4 6 के 24 और 2 4 1 4, यानी कि 261 बचा। अब हमसे पूछ रहा है प्रारंभिक संख्याओं का औसत, यानी कि x y और z का जो है औसत पूछ रहा है। तो जब औसत पूछ रहा है तो इसमें मतलब योग में 3 से भाग, जितना संख्या है उससे भाग देंगे, यानी x प्लस वाई प्लस जेड में 3 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। तो 261 में भी हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 3 8 है 24, 2 1 3 3 7 21, यानी कि 87 जो हो जाएगा प्रारंभिक तीन संख्याओं का औसत हो जाएगा। 87 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन था। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बन गया, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 15% की वृद्धि करता है। विक्रय मूल्य में वृद्धि करने के बाद उसने देखा कि लाभ प्रतिशत 5% से 15% में बदल गया, ठीक है। तो क्रय मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, यानी कि जब विक्रय मूल्य में वृद्धि कर रहा है, मान लीजिए पहले उसका विक्रय मूल्य कितना था 100 से जब विक्रय मूल्य में वृद्धि करके कितना किया 115, तो उसका जो पहले लाभ होता था, पहले लाभ अगर 105 कमाता था तो अब लाभ कितना कमाने लगा, 115 कमाने लगा, ठीक है। तो हमसे पूछा क्रय मूल्य में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ। अगर यहाँ से अगर हम क्रय मूल्य निकाले तो कितना हो जाएगा 105। देखिए 105% का वैल्यू जब 100 के बराबर है तो हमें 100%, यानी क्रय मूल्य हमेशा हमारा 100% पर होता है, किसके बराबर हो जाएगा 100 बटे में 105 गुने 100, ये हमारा सीपी आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 5 से इसको कटेंगे तो 21 और 5 से इसको कटेंगे तो 20, यानी क्या लिखेंगे 2000 बटे में 21, ये आ गया एक CP1, ठीक है। अगर यहाँ देखिए 115% का वैल्यू 115 के बराबर है, यानी कि यहाँ क्या कर रहा है कि 115% जो है 115 के बराबर है, तो हमें 100% यानी कि CP निकालना है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, जब 115% 115 के बराबर है तो 100% 100 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से CP1 अगर देखें तो कितना आ रहा है 2000 बटे में 21, अगर CP2 देखें CP2 तो कितना आ रहा है 100, यानी कि इन दोनों में अब पूछ रहा है कि वृद्धि कितना हुई, यानी कि इसे लिख सकते हैं 2000 से 2100, 21 इधर गुना हो जाएगा 2100, यानी कि पहले 2000 तक क्रय मूल्य
देखिए 2000 से 2100 लिख सकते हैं ना। पहले 2000 का क्रय मूल्य था, तो अब कितना क्रय मूल्य हो गया 2100। कितना का वृद्धि हो गया 100 का वृद्धि हो गया। किस पर वृद्धि हुआ है इस 2000 पर वृद्धि हुआ है। ठीक है, परसेंट में बताने के लिए 100 से गुना करेंगे, यानी कि ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5%, यानी कि क्रय मूल्य में जो है 5% का वृद्धि हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बन गया, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 5%, इसका 5% आया था 5%, ऑप्शन डी। और देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है कि भाजक भागफल का 24 गुना है और शेषफल का जो है 8 गुना है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि यदि भागफल जो है 18 है तो भाज्य बराबर, देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है हमारा भाजक। ठीक है, भाजक गुने भागफल, भागफल प्लस शेषफल, भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यहाँ हमारा भागफल दिया है कितना, भागफल दिया है 18। ठीक है, भागफल का वैल्यू 18 दिया है, और जो है भाजक जो है भागफल का 24 गुना है, यानी कि 24 गुना भाजक है, यानी कि 24 × 18 है, और भागफल कितना है 18। ठीक है, अब प्लस जो है शेषफल का जो है 8 गुना है, यानी कि भाजक जो है शेषफल का 8 गुना है, यानी कि शेषफल से अगर हम निकालें तो भाजक में जब हम, भाजक कितना है 24 × 18 आया है, इसमें जब हम 8 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल आ जाएगा, इसका 8 गुना है, 8 से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि 18 × 3 = 54 हो जाएगा शेषफल। अब देखिए इकाई अंक यानी कि जीरो सब में आ रहा था, पूरा निकालना पड़ेगा, तो निकालिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, यानी कि 24 × 324 लिख सकते हैं ना, अब प्लस 54। अब गुना कीजिए, 24 चूके 96, हाथ में लगा 9, 24 दूनी 48, 48 और 9 कितना होता है 48 और 9 57, 57। ठीक है, हाथ में लगा 5, 24 या 72, 72 और 5 कितना होता है 77, 7776 में जब हम 54 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 6 या 4 10, 7 5 12, 12 और 1 7 5 12 और 1 13। ठीक है, यहाँ 7 और 1 8 और 1 7830 जो हो जाएगा हमारा पूरा भाज्य हो जाएगा। 7830 कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 8 और 24 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है तो दो संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या, यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या, यानी कि रेशियो जब दिया है दोनों संख्याओं का 4:7, तो हमसे बड़ी संख्या यानी कि 7 का वैल्यू पूछा। ठीक है, अब देखिए समझिए, एचसीएफ कितना है हमारा 8 है और एलसीएम कितना है 224 है। पहली संख्या को क्या मान सकते हैं, रेशियो में दिया तो x तो एक चर लेना पड़ेगा, यानी कि 4x × 7x। ठीक है, अब देखिए 4 से इसको कटाएंगे तो 2 और 7 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 से 7 तेरी 21, 7 दूनी 14, यानी कि x स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ जाएगा तो 32 दूनी 64 के, तो x बराबर कितना आ गया 8। अब हमसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कितनी होगी, तो बड़ी संख्या 7x, यानी कि ये 4 और 7 में कौन सी संख्या बड़ी है तो 7, तो 7x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 × 7 बराबर कितना हो जाएगा 8 7 56। ठीक है, देखिए 8 × 7 बराबर कितना हो जाएगा तो 56, बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 56, यानी कि ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, देखिए इसे इधर क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है कि एक ट्रेन कार की तुलना में 40% तेज यात्रा कर सकती है। ट्रेन और कार दोनों एक ही समय में बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं और बिंदु बी पर पहुंचते हैं, जो बिंदु ए से 70 किलोमीटर की दूर है। हालांकि रास्ते में स्टेशनों पर रुकते समय ट्रेन को करीब 15 मिनट का समय गंवाना पड़ता है, तो km/h में कार की गति। देखिए एक ट्रेन है और एक कार है। ठीक है, एक ट्रेन है और एक कार है। ट्रेन जो है मतलब एक ट्रेन कार की तुलना में 40% तेज यात्रा करती है, यानी कि 40% को हम अगर फ्रैक्शन में लिखे तो क्या लिख सकते हैं 2/5। ठीक है, यानी कि अगर कार का स्पीड 5 है तो इससे 2 अधिक ट्रेन का स्पीड यानी कि 7 है। अब देखिए जब डिस्टेंस समान रहता है, यानी कि दोनों तरफ डिस्टेंस कितना है 70 किलोमीटर दिया है, तो यहाँ जब डिस्टेंस समान है तो इस जो स्पीड का उल्टा जो होता है टाइम का रेशियो होता है, यानी कि टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 5 से 7, यानी कि ट्रेन को अगर 5 जहाँ समय लगता है तो वहाँ कार को 7 समय लगता है। लेकिन दोनों एक ही समय पर स्टेशन बी तक पहुँच रहे हैं, यानी कि ये रुक रहा है, ट्रेन रुक कितना रहा है तो देखिए यहाँ 5 से 7 होने में उसे 2 बार रुकना पड़ेगा, यानी कि टाइम 2 रुक रहा है, लेकिन हमें दिया है 15 मिनट। मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू कहिएगा तो 1/8 आ जाएगा, यानी कि 1/8 आ गया। अगर हमसे पूछ रहा है कि km/h में कार की गति क्या है, तो कार का पहले हम टाइम निकालेंगे। कार का टाइम कितना है 7, यानी कि 7 × 1/8 लिखेंगे, तो 7 × 1/8 जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा कार का टाइम। अब कार के टाइम में जब हम स्पीड से गुना करेंगे, स्पीड कितना है 5,
स्पीड से जब गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि टोटल डिस्टेंस कितना दिया है 70, ठीक है। कार के ये देखिए ये टोटल आ गया हमारा टाइम में जब हम स्पीड से गुना किए तो हमारा डिस्टेंस आ गया, यानी कि टाइम इंटू स्पीड बराबर डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए 7 से इसको कटाएंगे तो 10 और 5 से इसको कटाएंगे तो 2, और देखिए तो यानी कि 1 बराबर किसके आ गया, तो 8 दूनी 16 के। लेकिन हमसे पूछ रहा है कार की गति, तो जब 1 बराबर 16 आ गया तो हमसे 5 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 16 5 80 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा हमारा कार का स्पीड हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अब आखिरी के 2 सवाल बचे हैं, अब उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है कि 2300 रुपये के अंकित मूल्य वाले एक मिश्रण को 2024 रुपये में बेचा जाता है, तो छूट के प्रतिशत बताना है। यानी कि देखिए 2300 रुपया कोई मूल्य था, ठीक है, उसे 2024 रुपये में बेच रहे हैं, तो कुछ छूट दे रहा है। 2300 रुपये की चीज़ को 2024 रुपये में दे रहे, तो कितना छूट दे रहा है, तो देखिए 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, यहाँ क्या बचा 2, ठीक है, यानी कि 276 रुपये का छूट दे रहा है। 276 रुपये का छूट किस पर देगा, मार्केट प्राइस पर, यानी कि अंकित मूल्य पर देगा, तो किस पर 2300 पर छूट दे रहा है, और गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 23 से इसमें भाग दीजिए, 23 से कम 23 और 23 दूनी 46, यानी कि 12% का जो है छूट दे रहा है। 12% का छूट कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में 20 किलोमीटर पर आवर है, मतलब गति जो है 20 किलोमीटर पर आवर है, धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में समान दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में तुलना में 30 मिनट अधिक लेती है, ठीक है, 30 मिनट अधिक लेती है। यदि शांत जल में नाव की गति 2 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि कर लेती है, 2 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि कर लेती है, तो उसे धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। देखिए 24 किलोमीटर हो जा रहा है धारा के प्रतिकूल, यानी कि धारा के प्रतिकूल यानी कि नाव की चाल में से अगर हम धारा की चाल को घटाएंगे, और वहीं 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा रहा है, यानी कि नाव की चाल में अगर धारा की चाल को जुटेंगे, तो टोटल का टाइम जो आ रहा है टाइम का अंतर आधे घंटे का अंतर है। आधा घंटा को क्या लिख सकते हैं, 1/2। अब देखिए 24 का जब पहले यहाँ हमसे हमें धारा की चाल निकालना पड़ेगा। 24 को जब कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 माइनस एस है, 20 प्लस एस है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 400 और माइनस का एस स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, तो 20 प्लस एस और माइनस का 20 प्लस का एस, ठीक है, बराबर हो जाएगा 1/2 के, ठीक है। अब देखिए 20 प्लस माइनस है 20 तो कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 24 अब बटे में 1/400 और माइनस एस स्क्वायर बराबर के 1/2। यहाँ से देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए एस और एस क्या बचा 2s, यानी कि 24 दूनी कितना हो जाएगा 48s बराबर हो जाएगा 48s बराबर हो जाएगा 400 और माइनस के एस स्क्वायर बटे में 2, यानी क्या लिखेंगे एस स्क्वायर 48 दूनी 96s अब माइनस 400 बराबर 0। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो एस स्क्वायर प्लस देखिए 96s है, इसे जोड़ने या घटाने पर 96 आना चाहिए और गुना करने पर 400 आना चाहिए। गुणनखंड विधि से इसे तोड़ेंगे, यानी क्या लिखेंगे 100s और माइनस का 4s माइनस 400 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से एस अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा एस प्लस 100 और माइनस 4 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा एस प्लस 100 बराबर 0, ठीक है। यानी कि एस प्लस 100 बराबर 0 और 1 बचेगा एस माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से अगर एस का एक धारा की चाल आया एस बराबर -100 और एक धारा की चाल आया एस बराबर 4, यहाँ माइनस आया तो कभी भी जो स्पीड होता है ऋणात्मक तो होगा नहीं, तो यहाँ से हम एस का वैल्यू क्या आ गया 4 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा हमारा स्पीड आ गया धारा की चाल। अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है कि 39 किलोमीटर धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर रहते हैं, लेकिन एक और बात कर रहा है कि नाव की गति में हम 2 किलोमीटर पर आवर की जो है वृद्धि कर रहे हैं। तो नाव के पहले गति कितना था 20, तो अब गति कितना हो जाएगा 2 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि 22 हो जाएगा। यानी कि 39 किलोमीटर को जो है हम धारा के अनुकूल यानी कि नाव की चाल और धारा की चाल को जोड़ेंगे तो नाव की चाल 20 से कितना हो जाएगा 22 और धारा की चाल कितना है 4, ठीक है। अब प्लस 30 किलोमीटर जो है इसी 22 में से जब हम 4 इनकी धारा की चाल को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, धारा की चाल को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 39/22 और 4 26 और प्लस 30 बटे में 22 में से 4 गया कितना बचा 18। अब हमें टाइम पता नहीं, देखिए ये है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम आ जाएगा, ठीक है। 13 से इसको कटाएंगे तो 3 और 13 से इसको कटाएंगे तो 2,
ठीक, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 18 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 18, यानी कि दोनों में 18, 9 तिया 27 प्लस 30, 27 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 और 30 को जोड़ेंगे तो 57, ठीक है 57 अब बटे क्या लिखेंगे 18, 3 से इसको कटेंगे तो 19 और 3 से इसको कटेंगे तो 6, यानी कि 19 बटा में 6 आ जाएगा। इसे लिखिए 6 3 18, 3 घंटा, अब बचेगा कितना 1 बटा में 6, घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे, 60 से गुणा करेंगे तो 6 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी क्या लिख सकते हैं 3 घंटा 10 मिनट, 3 घंटा 10 मिनट कौन सा ऑप्शन है, तो 3 घंटा 10 मिनट ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में है कि 8 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 था, यानी कि 8 वर्ष पहले देखिए ए और बी है, यहाँ से अगर 8 वर्ष पहले देखा जाए तो उनके आयु का अनुपात दिया था 4:5, ठीक है। अब जो है अब यानी कि 12 वर्ष बाद, अब से 12 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात कितना हो गया 13:15, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि बी की वर्तमान आयु, हम बी की वर्तमान आयु क्या होगी, पहले अंतर दोनों का बराबर करेंगे, यहाँ अंतर कितना है 1, यहाँ अंतर कितना है 2, 13 और 15 के बीच अंतर कितना है 2, तो अंतर को बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 और 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10, यहाँ क्या हो जाएगा 13:15। यहाँ देखिए यहाँ 8 से 13 होने में 5 बढ़ा है, 10 से 15 होने में 5 बढ़ा है, यानी कि अंतर बराबर हो गया। और 5 बराबर किसके हो जाएगा, तो -8 से पहले 0 पर आएंगे तो 8 बढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद 12 पर बढ़ना पड़ेगा, यानी कि 12 और 8 20, यानी कि 5 का वैल्यू, 5 का जो मान है वो 20 के बराबर आ जाएगा। तो 1 का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा 4 के। तो हमसे वर्तमान पूछ रहा है बी का, तो पहले बी को यहाँ से निकालते हैं, तो बी का यानी कि 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40, और 40 जो है 8 वर्ष पहले उसका उम्र था, तो अभी उसका 8 वर्ष बाद अगर देखेंगे तो वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा 48, वर्तमान से 8 वर्ष पहले उसका उम्र कितना था 40 वर्ष, तो वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा 48 यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। अब 20 क्वेश्चन बन गया, अभी से हम सबमिट कर देते हैं, सबमिट। व्यू रिजल्ट। अब देखिए टोटल हमारा 20 क्वेश्चन बन गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।